अकालपुर गांव में सोनू और मोनू दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई सोनू की शादी रुचि से हो रखी थी और कुछ समय बाद मोनू की भी शादी दीपा से हो गई थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में रुचि और दीपा में छोटी छोटी बातों पर अनबन होने लग गई। घर के झगड़े इस कदर बढ़ गए कि दोनों भाइयों को अपने घर अलग अलग करने पड़े। हे भगवान, ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे मुझे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अजी छोड़ो भी रोना धोना, उस डायन से पीछा छूटा। मैं तो बहुत खुश हूँ। जब देखो हर छोटी छोटी बातों पर टांग अड़ा देती थी। ना अपनी मर्जी का खा सकते और ना ही पहन सकते। अब हम दोनों जिएंगे खुली जिंदगी। दोनों भाई इस बंटवारे से खुश नहीं थे, लेकिन वे दोनों ही मजबूर थे। खैर, कुछ दिन बीतते हैं। सोनू बहुत मेहनत करता है और घर में साल भर का अनाज कुछ ही दिनों में इकट्ठा कर लेता है। लेकिन बंटवारे के बाद मोनू बहुत कामचोर हो जाता है और मोनू के घर में तो खाने लायक भी अनाज नहीं रहता। सुनो जी, देखो तुम्हारे बड़े भाई के पास तो इतना सारा अनाज पड़ा हुआ है। हमारे घर में तो अब बस कुछ दिनों के गुजारे भर का ही अनाज पड़ा है। अब बताओ घर का गुजारा कैसे होगा? अब आई तुझे अकल। अगर आज ये बंटवारा ना हुआ होता तो ये दिन कभी नहीं देखने पड़ते। अब मैं किस मुंह से जाऊं बड़े भाई के पास मांगने? मांगने की क्या जरूरत है? बड़े भाई साहब किसी काम से गांव के बाहर गए हैं और उस रुचि को तो सोने से वैसे भी फुर्सत कहाँ है। हम अपनी जरूरत भर का अनाज निकाल लेंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। क्या कहा? अपने ही भाई के यहाँ चोरी करूं मैं? अरे ये चोरी थोड़ा ही है। जैसे हम आज बिना बताए अपनी जरूरत का अनाज ले रहे हैं, वैसे ही बिना बताए उनको वापस भी कर देंगे। मोनू और दीपा अमावस की रात के घनघोर अंधेरे में सोनू के घर पर पहुंच जाते हैं और बिना आवाज किए अनाज की चोरी शुरू कर देते हैं। तभी रुचि को कुछ आहट सुनाई पड़ती है और उसकी आंख खुल जाती है। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? लगता है बिल्ली होगी, दूध पीने आई होगी। अभी डंडा मार के भगाती हूँ। रुचि डंडा लेकर कोठरी की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि मोनू और दीपा उसकी कोठरी से अनाज चुरा रहे हैं। रुचि को अपने पीछे खड़ा देख दीपा और मोनू के तो होश उड़ जाते हैं और दोनों शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। ओ, अब तुम चोरी भी करने लग गए। तुम दोनों को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि दोनों याद रखोगे। कल सुबह तुम दोनों का मुंह काला करके ना तुम्हें गांव के बाहर फेंकवाया नहीं तो मेरा नाम भी रुचि नहीं। मोनू कुछ सोच पाता उससे पहले ही दीपा तो आग बबूला हो जाती है और गुस्से में भर के पास ही पड़ी एक बड़े से चाकू से रुचि को मार देती है। अजी देख क्या रहे हो? मेरी मदद करो, जान से मार दो इसे, नहीं तो ये कल हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। हाँ। मोनू और दीपा मिलकर रुचि को जान से मार देते हैं और उसके बाद रुचि के शरीर को जंगल में दफना देते हैं और सोनू के सारे अनाज को चुराकर अपने घर में भर लेते हैं। अगली सुबह सोनू घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, पर पूरे घर में उसे अपनी पत्नी नहीं मिलती। वो परेशान होकर अपने छोटे भाई के पास जाता है। मोनू, तूने तेरी भाभी देखी कहीं पर? पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं दिखी मुझे। नहीं भैया, कल रात तक तो घर में ही थी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वो ऐसे तो कहीं भी नहीं जाती। भाभी से पूछो, कहीं उन्होंने देखा हो? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तीनों मिलकर रुचि को घर में ढूंढते हैं और अनाज की कोठरी तक पहुंच जाते हैं।
सोनू देखता है कि उसका अनाज का भंडार पूरा खाली हो चुका है। सोनू कुछ सोच पाता तभी दीपा अचानक से बोल पड़ती है। सारा का सारा अनाज लेकर भाग गई भैया तुम्हारी बीवी, तुम्हें गरीब बना गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि मुझे उसके चाल चलन ठीक नहीं लगते थे। हाँ, सोनू बेचारा ना कुछ समझ पाता और ना ही कुछ बोल पाता। दीपा और मोनू मिलकर ये अफवाह पूरे गांव में फैला देते हैं कि सोनू की बीवी रुचि सारा अनाज लेकर भाग गई। अब तो सोनू जिधर भी जाता, हर कोई सोनू के मुंह के सामने उसकी बीवी की बुराइयां करता। सोनू को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसकी बीवी ऐसा कर सकती है, लेकिन वो बेबस था और बाद में वो अपने छोटे भाई के साथ ही उसके घर में ही रहने लगा। कुछ दिन बीतते हैं। गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने आते हैं। तभी किसी औरत के रोने की आवाज गांव वालों को सुनाई देती है। अरे भैया, लगता है कोई रास्ता भटक गया है। उस तरफ से आ रही है आवाज रोने की। चलो चलकर देखा जाए कि क्या माजरा है। गांव वाले एक पेड़ के नीचे बैठी औरत के पास पहुंचते हैं, पर जैसे ही वे औरत के नजदीक पहुंचते हैं, तभी वो औरत गायब हो जाती है। अरे भागो भैया, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। आज के बाद से जो कोई भी इस जंगल में आएगा वो मारा जाएगा। तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो तो चुड़ैल ही सही। अब ना तो तुम्हारे गांव में कभी पानी बरसेगा और ना ही तुम्हारे खेतों में अनाज उपजेगा। अब अकालपुर में अकाल पड़ेगा। तुम सब के सब भूखमरी से मरोगे। मैं हर अमावस की रात को आकर तुम्हारे गांव से एक इंसान को जरूर खाऊंगी। जाओ, बता दो सारे गांव वालों को। मेरा अनाज खाकर मुझे बदनाम करने वालों, अब कोई नहीं बच पाएगा मुझसे। चुड़ैल की इस ललकार से सभी गांव वाले डर जाते हैं और जंगल से चुड़ैल चुड़ैल करते हुए बेतहाशा भागने लगते हैं। गांव वालों ने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। उधर मोनू गांव के रास्ते से गुजर रहा होता है कि तभी वो उन भागते हुए गांव वालों को देखता है और उनको रोककर पूछता है। अरे भैया, ऐसे क्यों भाग रहे हो जैसे तुमने किसी की चोरी कर ली हो? भैया, हमने तो नहीं की चोरी, लेकिन चोर की अब खैर नहीं। चोर की भी क्या, अब तो पूरे गांव की खैर नहीं। गांव के पास जंगल में हमें एक चुड़ैल मिली। कहती है कि हर अमावस की रात को, और सबसे पहले तो वो उसको खाएगी जिसने उसका अनाज चुराया है। मुझे तो लगता है कि वो सोनू की घरवाली है। अब वो चुड़ैल बन गई है। अब ना छोड़ेगी भैया किसी को भी वो। तू भी भाग ले। ये सुनकर तो मोनू के होश उड़ जाते हैं। वो भी डर के मारे घर की ओर वापस भाग लेता है। अरे, कहाँ से भागे चले आ रहे हो और इतना हाफ क्यों रहे हो? बताता हूँ, सांस तो लेने दो। वो रुचि चुड़ैल बन गई है, गांव वालों ने बताया, और इस अमावस की रात वो हमें मारने आएगी। आज से 2 दिन बाद अमावस की रात है। मैं तो कहता हूँ हम गांव छोड़कर भाग चलते हैं। इतना डरने की जरूरत नहीं है। गांव वाले तो बकवास करते ही रहते हैं। मैं तो उस जिंदा रुचि से नहीं डरी तो मरी हुई रुचि से क्या डरूंगी। उधर सोनू सारी बातें छुपकर सुन रहा होता है और तपाक से बोल पड़ता है। क्या हुआ भैया, इतने डरे डरे से क्यों लग रहे हो? अरे कुछ नहीं भैया, तुम्हारे भैया सपने में किसी चुड़ैल को देखकर डर गए। मोनू का तो डर के मारे बुरा हाल था। उसे पता था कि ये अमावस की रात उसकी आखिरी रात होगी।
पर अपनी ये परेशानी वो किसी को नहीं बता सकता था। खैर, 2 दिन बीत जाते हैं और अमावस की रात आ जाती है। सारे के सारे गांव का डर के मारे बुरा हाल होता है। सभी यही सोचते हैं कि चुड़ैल आज किसे अपना शिकार बनाएगी। सभी गांव वाले अपने घर के दरवाजों को अच्छे से बंद करके घरों के अंदर पहरा देते हैं। रात के 12 बजते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। कुत्तों के भौंकने की आवाजें जोर जोर से आने लगती हैं। तभी मोनू के घर का दरवाजा आंधी से टूटकर गिर जाता है और चुड़ैल मोनू के घर में आ जाती है। रुचि, ये तुम ही हो? मुझे पता था कि तुम कभी मुझे धोखा देकर नहीं जा सकती। तुम चुप हो जाओ। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था और तुम तो दुश्मन के ही घर पर रह रहे हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे इस जल्लाद भाई ने और तुम्हारी उस कलमुही भाभी ने मेरे साथ क्या किया। मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया और झूठे आरोप लगा दिए कि मैं अनाज चुरा कर भाग गई हूं। देखो, जो कुछ हुआ वो बदला नहीं जा सकता। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम चुप हो जाओ बिल्कुल, नहीं तो आज मेरा पहला शिकार तुम ही बन जाओगे। आज तो मैं इस दीपा की लीला को ही खत्म कर दूंगी। सोनू और मोनू चुड़ैल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल दोनों को एक एक मुक्का मारती है और दोनों घर के बाहर जाकर गिर पड़ते हैं। सोनू मोनू की चीख की आवाज सुनकर गांव के लोग घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। उधर चुड़ैल दीपा को बाल से पकड़कर घसीटकर घर के बाहर लाती है और सबके सामने दीपा का दिल निकाल लेती है और दीपा को मौत के घाट उतार देती है। सब के सब कान खोल कर सुन लो। अगली अमावस की रात को मैं फिर से आऊंगी और तुम्हारे गांव से एक को ऐसे ही निपटा डालूंगी।